नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पापा, हम करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको ऐसे नहीं लुटाने देंगे। आप एक बार वहाँ चलिए तो सर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनके आश्रम में बड़ा ही सुकून मिलता है और अजीब सी खुशी महसूस होती है। ठीक है सिद्धार्थ, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, वरना अभी मैं इस लायक भी नहीं हुआ हूँ कि शांति और सुकून की तलाश में किसी साधु महात्मा के चक्कर में पड़ूँ। वैसे भी मुझे इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और ऑफिस में काम भी बहुत ज़्यादा है। कल शाम को चलते हैं थोड़ी देर के लिए। अपने बॉस की बात सुनकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता हुई। सिद्धार्थ अपने बॉस अमर सिंह का बड़ा चहेता था। वह उसे सेक्रेटरी कम और छोटा भाई अधिक मानते थे। सिद्धार्थ कई दिनों से शहर में आए हुए उस महात्मा के दर्शन करना चाह रहा था जिनकी प्रसिद्धि के बारे में प्रतिदिन अखबारों में छप रहा था, मगर वह अकेले नहीं अपने बॉस के साथ जाना चाहता था। आखिर आज उसकी मुराद पूरी हो ही गई। आश्रम में पैर रखते ही वहाँ की ताज़ी हवा ने मन को छू लिया। आश्रम क्या था, मानो धरती पर बसी एक नई दुनिया थी। वातावरण में अजीब सी शांति फैली हुई थी। फल फूल, नैवेद्य एवं धूप दीप की खुशबू से दिलो दिमाग में असीम आनंद महसूस हो रहा था। मन जैसे हल्का हो गया। ऐसे ही वातावरण में महात्मा जी की वाणी सुनकर मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो उठा। दान करने में ही सबसे बड़ा सुख है। दान करने से कई आत्माओं को शांति मिलती है, जबकि धन जमा करने से स्वयं की आत्मा भी संतुष्ट नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य एन केन प्रकारेण धन जमा करता है अपने भविष्य के लिए, परंतु मरणोपरांत उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अन्य लोगों की तरह उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हाँ, यदि आपने अपने जीवन काल में अत्यधिक धन जमा किया है तो शायद आपको निर्जीव शरीर को सोने की अर्थी और चंदन की लकड़ी तथा शुद्ध घी नसीब हो, परंतु आत्मा के जाने का मार्ग तो वही होगा जो सामान्य लोगों का है। आपका किया गया दान ही है जिसे आपके पीछे लाखों लोग याद रखेंगे तथा आप भी विभिन्न रूपों में उन सभी आत्माओं में विराजमान रहेंगे जिन्हें आपके दान का प्रतिफल मिला है। इन सब बातों से परे, यदि आपके धन का सदुपयोग किया है तथा ज़रूरतमंद की भलाई में खर्च किए हैं तो लोग मरने के बाद भी आपके नाम के सहारे जीवित रहेंगे और आपकी आत्मा को परम संतुष्टि प्रदान करेंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि दान हमेशा किसी योग्य पात्र को ही दें। आपके द्वारा दिए गए दान का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग, यह अवश्य सोच लें। इसलिए दान देते समय अति भावुकता का शिकार ना हो और अपने आँख कान अवश्य खुला रखें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की व्याख्या हम कल की प्रार्थना के समय करेंगे। इतना कहकर महात्मा जी जाने लगे और लोग उनके चरण स्पर्श को उमड़ पड़े। न जाने क्यों खुद ब खुद अमर सिंह भी उनके चरणों में झुक गए। मन जैसे उनके कथन में उलझ गया था। आत्मा, परमात्मा और दान पुण्य के चक्कर से वे अब तक कटते चले आए थे, लेकिन यह कैसा जादू है जो उन्हें अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विवश कर रहा है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं कि जो धन दौलत और सुख वैभव वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं, उसका एक अंश भी वे साथ नहीं ले जा सकेंगे। मरने के बाद उसका सदुपयोग भी उनके मन के अनुसार शायद ही हो पाए। सिंह इंडस्ट्रीज के मालिक अमर सिंह की पहचान एक परफेक्ट इंसान के रूप में की जाती थी। उनकी धर्मपत्नी उन्हें मझधार में ही छोड़कर बैकुंठ जा चुकी थी। उनके 3 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी। तीनों बहुएं काफ़ी अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और अपने पति तथा ससुर की भरपूर सेवा भी करती थीं, यानी कुल मिलाकर पारिवारिक खुशी प्राप्त थी उन्हें। अमर सिंह अपनी 50 साल की ज़िंदगी में काफ़ी धन इकट्ठा कर चुके थे और इसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद यानी सभी दाव पेचों का सहारा लिया था। ऐसा नहीं था कि वे बहुत कंजूस इंसान थे, मगर दान पुण्य और पूजा पाठ के खर्च को अपव्यय समझते थे। बिजनेस का हर वह हथकंडा अपनाते थे जो उन्हें और ज़्यादा नाम और पैसा दे सकता था। पैसे कमाने के लिए किसी भी कार्य को गलत या पाप नहीं मानते थे, पर यह तो उनकी अब तक की जिंदगी थी जो वह कुछ क्षण पूर्व ही बाबा के आश्रम में छोड़कर आ गए थे। अब जो व्यक्ति कृष्णाविला में पांव रख रहा था वह तो कोई और ही था। आज वह अपने ही घर को इस तरह देख रहे थे जैसे सब कुछ पराया हो गया हो। बिना पलक झपकाए वह चारों ओर देखते हुए कदम दर कदम बढ़ाते अंदर चले जा रहे थे
उनकी पहली कमाई थी एक कृष्णवीरा, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर बनवाया था। इस घर से उन्हें बहुत प्यार था, परंतु आज उन्हें यह सब मोह माया के बंधन नजर आ रहे थे। घर पहुंचते ही तीनों बहुएं आवभगत में जुट गईं। चारों ओर से नौकर हाथ बांधे आदेश के इंतजार में खड़े हो गए। और कोई दिन होता तो वो खुशी से फूले न समाते थे, लेकिन आज यह सब उन्हें एक छलावा प्रतीत हो रहा था। आज सबका असली रूप उनके आंखों के सामने नाच रहा था। बहुओं के इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक चालाक लोमड़ी की शक्ल दिखाई दे रही थी, जो मौके की तलाश में उन्हें घूरे जा रही थी। वह जानते थे कि उनके मौका परस्त बेटे एवं बहुएं उनकी आंख मूंदते ही सब कुछ हथिया लेंगे। उनके लड़कों ने तो कई बार याद दिलाया है कि अब वसीयतनामा लिख दीजिए, पर उन्होंने कभी इसकी ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन लग रहा है शायद अब इसकी ज़रूरत आ गई है। लेकिन मैं वसीयत लिखूंगा किसके नाम पर? इन लालच के पुतलों के नाम पर? क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, बड़ी बहू मिताली ने आवाज़ में मिश्री घोलते हुए कहा। अगर तबीयत अधिक खराब हो तो मैं खाना कमरे में ही भिजवा देती हूँ, आप चलकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी सी थकान है, कुछ ही देर में उतर जाएगी। तुम लोग परेशान मत हो और खाना भी मत भिजवाना, मुझे भूख नहीं है। बेटे आए, बहुओं ने ना जाने क्या गिटपिट की और कुछ ही मिनटों बाद तीनों हाथ बांधे उनके सामने खड़े हो गए। पिताजी, अब इस उम्र में आपको इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सारी जिम्मेदारियां हमें सौंप कर निश्चिंत हो जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे, बड़े बेटे प्रमोद ने पलंग पर बैठते हुए कहा। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बाकी दोनों बेटे एवं तीनों बहुओं ने भी वैसा ही कुछ कहा, मगर वह तो बस लेटे लेटे छत की ओर देखते रहे, जैसे कुछ सुन ही ना रहे हों। पिता का कोई जवाब न पाकर थोड़ी देर बाद सभी चले गए और उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब आँख खुली तो सुबह होने में थोड़ी देर थी। बाहर धुंधलका छाया हुआ था, हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। उन्होंने कोट पहना, साल लपेटा और बाहर निकल गए। हालांकि अभी उनके टहलने का समय नहीं हुआ था, पर अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बाहर निकल आए। गली से बाहर निकलते ही आज फिर उनकी नज़र उस भिखारी पर पड़ी। वे अक्सर उसे देखते घृणा से मुंह फेर लेते थे, कभी एक सिक्का तक नहीं दिया उसे, पर आज न जाने क्यों उसके पास जाकर बैठ गए। वह कुष्ठ रोगी था, उसके घावों से मवाद बह रहा था जिस पर मक्खियां भिनक रही थीं। अपनी फटी चादर में सिमट कर वह ठंड से लड़ने का असफल प्रयास कर रहा था। सामने रखी आग कब की ठंडी हो चुकी थी, पर उसकी राख में बार बार पैर रखकर गर्माहट महसूस करने का अभिनय कर रहा था। उन्हें पास बैठते देखकर वह और भी ज़्यादा अपने आप में सिमट गया, मानो कह रहा हो कि साहब आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज तो वे उसकी घावों के दर्द को महसूस करने को बैठे थे। अब उन्हें अपना साल और कोट बदन में चुभने लगा था। अगले ही क्षण उन्होंने अपना कोट उतारकर उस भिखारी को पहना दिया और कंबल भी उसे लपेट दिया। मैं घाव के उपचार के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम्हारा दर्द तो नहीं बांट सकता, पर यह कोट और कंबल तुम्हें सर्दी से राहत जरूर पहुंचाएंगे। मैं दफ्तर जाते समय तुम्हें कुष्ठ रोगी के अस्पताल ले जाऊंगा, मेरा इंतज़ार करना। इतना कहकर वे घर चले आए। आते समय ठंडी हवा की चुभन उन्हें राहत दे रही थी और वे मन ही मन हुलस रहे थे। उन्होंने धन्यवाद दिया उस बाबा का, जिसकी वजह से उन्हें आज ऐसे सुकून भरी शांति एवं खुशी महसूस हुई, जिसकी उन्होंने कल्पना भी कभी नहीं की थी। सुबह जल्दी तैयार हो गए, गाड़ी भी खुद ही निकाल लिया, ड्राइवर को भी साथ नहीं लिया और जल्दी ही निकल गए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कल से साहब क्यों बदले बदले नजर आ रहे हैं। बेटे और बहुएं भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे, पर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। जब वह सचमुच उस बूढ़े भिखारी को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए तो वह की कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्हें यह सब करते हुए देखे जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि कल तक जो व्यक्ति उसकी सूरत तक से नफरत करता था, आज वह देवता कैसे हो सकता है। लेकिन अमर सिंह को तो एक सुकून का अनुभव हो रहा था, जिसे शायद वह अल्पमति भिखारी नहीं समझ पा रहा था। अस्पताल पहुंचकर जब उन्होंने कुष्ठ रोगियों की स्थिति देखी तो वे सन्न रह गए। क्या कोई इतना भी कष्ट झेलता है? दुनिया में इतने दुखी व्यक्ति भी जीवित हैं, यहाँ पर इन लोगों का इलाज और देखभाल कैसे होता है? उन्होंने तो 5 स्टार चमकदार अस्पताल ही देखा था, जहाँ एक आवाज़ देने पर नर्सेस तुरंत हाजिर हो जाती थी।
अमर सिंह द्वारा यह सवाल करने पर वहाँ के व्यवस्थापक ने बताया कि यह संस्था पूर्णतः अनुदान पर ही आश्रित है। इधर कुछ दिनों से दान देने वालों की संख्या में भारी कमी हुई है, जिससे हम उपचार की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उसी क्षण अमर सिंह ने अपनी वसीयत लिखने का फैसला ले लिया। घर पहुंचते ही तत्काल तीनों बेटे एवं बहुओं को बुलाकर अपना फैसला सुना दिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। यह आपने क्या किया पिताजी? यदि सारी कमाई आप कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए दान में दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आनंद ने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछते हुए कहा। तुम्हारे पास 4 हाथ पैर हैं, इतना बड़ा शरीर है और एक चालाक दिमाग भी तो है। क्या इतना काफ़ी नहीं है धन कमाने के लिए? जब मैं आया था इस शहर में तो मेरे पास भी इतना ही था। आज मैंने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर ही इस जगह पर हूँ। फिर यह सब कुछ मेरी मेहनत का फल है, तुम लोगों का इसमें कुछ नहीं है। मैं जिसे चाहे दूँ, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है सिर्फ अपना फैसला सुनाने के लिए, तुम्हारी राय जानने के लिए नहीं। इस शहर में हमारी जो फैक्ट्री है वह अन्य सभी फैक्ट्रियों से बड़ी है, इसलिए इसे तुम तीनों भाई मिलकर संभाल लेना। बाकी के 5 शहरों की फैक्ट्रियों से हुई सारी आमदनी में से मजदूरों की मजदूरी, बोनस आदि काट कर सभी पैसे कुष्ठ रोगियों के अस्पताल में दान में दे दिए जाएंगे। यही मेरी वसीयत है जिसे कल मैं लिखने वाला हूँ। अब तुम लोग जा सकते हो, मैं वकील के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर वे घर से निकल गए। इधर घर में मानो भूचाल आ गया। कल तक जो बेटे और बहू अमर सिंह की इज्जत में सिर झुकाते थे और उनके गुणों की बखान करते नहीं थकते थे, वही आज उन्हें दुष्ट, निर्दयी और जाने क्या क्या कह रहे थे। यदि पिताजी ने सब कुछ दान कर दिया तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। सिर्फ एक फैक्ट्री में हम लाख मेहनत करें पर ऐसो आराम वह नहीं पा सकेंगे। यह छोटी बहू श्वेता की आवाज़ थी। उसे तो चिंता थी कि वह फैशनेबल कपड़ों पर अब कहाँ से लाखों रुपए खर्च कर पाएगी। नहीं नहीं, हमें कुछ करना ही होगा। पिताजी को वसीयत लिखने से रोकना पड़ेगा। आखिर हो क्या गया है? कहीं वह पागल तो नहीं हो गए हैं? छोटा सौरभ भी इस फैसले से रुष्ट था। पागल? पिताजी पागल? हाँ, पिताजी पागल हो गए हैं। दूसरा भाई आनंद अपनी कुटिल मुस्कान छिपाते हुए बुदबुदाकर एक कुटिलतापूर्ण नज़र सब पर डाली और बाईं आंख दबा दिया। उसका यह इशारा सभी समझ गए। क्या यह मुमकिन है? मिताली को अब भी शक था। मैं आज ही अपने वकील से इस बारे में पूछता हूँ, चाहे जितना भी खर्च लगे लोगों के मुंह बंद करने में, पर सब कुछ इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं, आनंद ने दृढ़तापूर्वक कहा। लेकिन सारा काम होशियारी से और जल्दी ही करना पड़ेगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आनंद की पत्नी सुमन भी काफ़ी विचलित थी। शाम होते ही कुछ अस्पताल के व्यवस्थापक और वकील दोनों बैठक में आ गए थे। लीजिए वकील साहब, मैंने वसीयत लिख दिया है। गवाहों के हस्ताक्षर बाकी हैं। आगे की कार्यवाही आपको करना होगा। मैं जल्द ही इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। मोह माया के इस बंधन से छूटकर मैं अपने अस्तित्व की खोज में जाना चाहता हूँ। इसलिए जो कुछ मेरे पास था मैंने दान करने का फैसला कर लिया। विस्तृत रूप से मैंने वसीयत में सब कुछ लिखा है। सभी कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। अभी यह सब बातें हो ही रही थी कि अचानक, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी की हालत बड़ी मुश्किल से आज घर पर है, वरना गली गली भटकते रहते हैं। रोगियों और भिखमंगों पर सब कुछ लुटा देते हैं। भोर की कड़कती ठंड में बिना गर्म कपड़े के निकल जाते हैं। घर में किसी से भी ठीक से बात नहीं करते। अजीबो गरीब बातें करते, यहाँ तक कि उन्हें अपने आप से और हम लोगों से भी नफरत हो गई है। पहले कभी भी हमने इनका व्यवहार इस तरह नहीं देखा। अब आप ही देखकर बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। आनंद के साथ एक डॉक्टर सरीखे व्यक्ति था, जिससे आनंद अपने पिताजी के करतूतों का बखान किए जा रहा था। आश्चर्य की यह बातें स्वयं अमर सिंह को भी नहीं पता थी। आवाज़ इतनी तेज थी कि सभी नौकर और बेटे बहुएं निकल कर देखने लग गए। अमर सिंह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह हो क्या रहा है। आनंद भैया ठीक कहते हैं, हमने भी मालिक में आए इस बदलाव को महसूस किया है। यह उनके ड्राइवर रघु की आवाज़ थी। अभी उस दिन समय से काफ़ी पहले ही फैक्ट्री चले गए, गाड़ी खुद निकाली और मुझसे एक बार कहा तक नहीं। इससे पहले इतने वर्षों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉक्टर, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी तसल्ली के लिए इस बूढ़े भिखारी से भी पूछ लीजिए। यह भी पिताजी के बदले व्यवहार से आश्चर्यचकित है। आनंद ने उस कुष्ठ रोगी को आगे किया।
यह वही कुष्ठ रोगी था जो अमर सिंह के दया का पहला पात्र बना था। आज तक किसी ने भी मुझे 1 रुपये के सिक्के से अधिक नहीं दिया और ना ही किसी ने कभी प्यार से इस घिनौने घाव को सहलाने की कोशिश की। यहाँ तक कि यह भी हमेशा मुझ पर घृणा भरी दृष्टि डालकर नजरें बचाकर गुजर जाते थे। पर उस दिन तो इन्होंने हद कर दी, मेरे घावों की मरहम पट्टी की, बदन के सारे कपड़े उतार कर मुझे दे दिए। इतना ही नहीं बल्कि मुझे अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखलाया और मुझे ढेर सारे रुपए भी दिए। यह क्या कह रहे हो तुम लोग? मेरे एहसान को मेरा पागलपन साबित कर रहे हो? अमर सिंह के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह भिखारी ठीक कह रहा है डॉक्टर साहब, मैं भी कल से ही इसका सनकीपन देख रहा हूँ। यह इंसान नॉर्मल नहीं है, इसका व्यवहार तो देखिए। अमर सिंह अभी खुद को संयत करने की कोशिश कर ही रहे थे कि व्यवस्था की आवाज़ में उन्हें चौंका दिया। हाँ डॉक्टर साहब, जो इंसान जिंदगी भर के खून पसीने की कमाई को यूं क्षण भर में लुटा दे उसे हम पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। और मैं भी यह वसीयत नष्ट कर देता हूँ क्योंकि एक पागल व्यक्ति की वसीयत कोई मायने नहीं रखती। इतना कहकर वकील ने वसीयत के सारे कागजात फाड़ दिए। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अमर सिंह जाल में फंसी मछली की भांति तड़प रहे थे। मैं आपकी हालत समझ रहा हूँ सिंह साहब, हर पागल स्वयं को ऐसा ही कहता है। हमें आपसे हमदर्दी है, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक मानसिक रोगी को जन सामान्य के बीच रखना खतरे से खाली नहीं है। हाँ पिताजी, चलिए मैं आपको अस्पताल छोड़ आता हूँ ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें। प्रमोद पिता को ले जाने को आतुर हो रहा था और लगभग घसीटते हुए सिंह साहब को बाहर एम्बुलेंस तक ले गया था। घर के सभी लोग खुली आंखों से यह सब देखते जा रहे थे, मगर उनके होठ मानो सिल गए थे, शायद पैसों की डोर से। मेरी मदद के लिए आप सबों को धन्यवाद, एम्बुलेंस के जाते ही आनंद ने कहा। धन्यवाद कैसा प्रमोद जी, 1 करोड़ रुपयों के लिए तो मैं खुद को पागल खाने में भर्ती कर लूँ। आपकी कृपा से अब मैं अपना क्लिनिक भी खोल सकता हूँ। डॉक्टर तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। हाँ मालिक, अब मुझे भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 लाख के लिए तो मेरे घर वाले मेरे घावों को भी चाटेंगे और सिर आँखों पर बिठा कर रखेंगे मुझे। वह कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सूत जी, आपको तो पिताजी अपना सब कुछ डोनेट करने को तैयार थे, फिर आपने सिर्फ 1 करोड़ रुपयों के लिए इतना सब कुछ क्यों छोड़ दिया? प्रमोद ने व्यवस्थापक की ओर मुखातिब होते हुए पूछा। सूद जी ने कहा, अरे प्रमोद साहब, सिंह साहब जो डोनेट कर रहे थे वह सब कुछ मेरी संस्था को दे रहे थे, जिस पर मेरा तो कोई हक नहीं था, जबकि इन पैसों से तो मैं सपरिवार ऐश कर सकता हूँ। अब पागल खाने में बैठकर वह अपने अस्तित्व को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। वकील भी नोटों की गड्डी हाथ में लेकर कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। और हाँ, अगले महीने की 15 तारीख को हमारे बंगले पर एक शानदार पार्टी होगी जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। पिताजी के जन्मदिन का नाम और हमारे कामयाबी का जाम। इसके साथ ही दरिंदों की मिलीजुली अट्ठास से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा था और इन पैसों के चमक धमक में रिश्तों के मुखौटे सामने आ चुके थे। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।